नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में राजनीतिक संकट बरकरार, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का इस्तीफे से इनकार, नीतीश कुमार का 130 विधायकों के समर्थन का दावा। दिल्ली में एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत का अनुमान, बीजेपी दूसरे नंबर पर, राजधानी में रिकॉर्ड 67.14% मतदान। नीति आयोग की संचालन परिषद की पहली बैठक आज, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय पर बात। म्यूनिख सम्मेलन में यूक्रेन संकट के समाधान की कोशिश को झटका, यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर मतभेद, रूस ने किया आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध। और राष्ट्रीय खेलों के 7वें दिन विजय कुमार का 2 सोने के तमगों पर निशाना, 42 स्वर्ण पदक के साथ सेना पहले पायदान पर। और खबरों की शुरुआत बिहार से। बिहार में सबकी निगाहें इस वक्त राजभवन पर लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश के बाद और 15 मंत्रियों को बर्खास्त करने की अनुशंसा कर दी है। वहीं 5 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। शनिवार को विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नया नेता चुना गया। वे नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस्तीफे से इनकार कर दिया है। वे नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने फिलहाल दिल्ली पहुंच गए हैं। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। पटना में शनिवार को हुई विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। जेडीयू ने जीतन राम मांझी को पार्टी से निलंबित कर दिया है। साथ ही राज्यपाल से उनकी किसी भी सिफारिश को नहीं मानने की बात कही है। लोगों के विश्वास में कमी आई है। हम लोगों के बीच जाएंगे, समझेंगे, विश्वास अर्जित करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक में विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव रखा, जिसे 21 मंत्रियों ने खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव का समर्थन महज 7 मंत्रियों ने किया। प्रस्ताव का विरोध करते हुए ज्यादातर मंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया। एक प्रस्ताव असेंबली डिसॉल्व करने का मुख्यमंत्री जी को ऑथराइजेशन का नरेंद्र सिंह ने पेश किया। उसको 7 मंत्रियों ने समर्थन दिया, बाकी सारे उसके विरोध में थे। इस सियासी उठापटक से पहले शनिवार को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पार्टी नेता नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे। हालांकि बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। जेडीयू ने राजनीतिक संकट के लिए मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को दोषी बताया है, जबकि बीजेपी राज्य के ताजा घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। इस बीच केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनका हर निर्णय जो है ये बूमरैंग कर रहा है, तो इसलिए वो क्या निर्णय करते हैं, जब सारी बातें स्पष्ट आएंगी तब इसके बाद बीजेपी अपना कदम उठाएगी और उसके बाद कोई निर्णय करेगी। इस सब के बीच राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के 2 मंत्रियों पीके शाही और राजीव रंजन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ताजा घटनाक्रम के बाद अब सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच बीजेपी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सक्रिय हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के बिहार नेताओं के साथ मुलाकात की। राज्य के पार्टी नेता फौरी तौर पर नए जनादेश की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सतर्कता भी बरत रही है और बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला बता रही है। इस बीच जीतन राम मांझी के समर्थन में बिहार में एक महादलित के अपमान का आरोप भी बीजेपी ने लगाया है। चुनाव तो होना ही होना है ना भाई, आखिर 6 महीने बाद तो चुनाव होना ही होना है बिहार के अंदर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जदयू के जो आपस के कलह हैं, उस कलह से बनने वाली सरकार के बजाय नया जनादेश प्राप्त करना ज्यादा फायदेमंद है बिहार के लिए। और बिहार के बाद अब दिल्ली की बात। दिल्ली चुनाव के बाद अब नतीजों का इंतजार है। 10 फरवरी को फैसला आने से पहले जीत और हार के कयास लगाए जाने लगे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का अनुमान जताया है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा के लिए
आज तक सिसेरो ने आम आदमी पार्टी को 35 से 43 सीटें दी हैं, जबकि बीजेपी को 23 से 29 और कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। दूसरी तरफ एबीपी नीलसन के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 39, बीजेपी को 28 और कांग्रेस को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टीवी के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 31 से 39 सीटें, बीजेपी को 27 से 35 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि न्यूज 24 और चाणक्य के सर्वे में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 48 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 22 और कांग्रेस को 0 सीटें मिलने का अनुमान है। और इधर राजनीतिक दलों ने एग्जिट पोल के नतीजों पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। अभी तक जो भी मैंने टेलीविजन पे सर्विस देखे हैं, ये केवल 3 बजे तक के हैं, केवल 3 बजे तक। 3 से 6 बहुत भारी जनसंख्या, बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं और 10 तारीख के फैसले तक वेट करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये पॉजिटिव होगा बीजेपी के लिए और ये चेंज होगा। ये पूरा का पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी के लिए है। इसमें कोई 3 बजे के बाद या 3 बजे के पहले वाला सवाल नहीं है। हर वर्ग के अंदर एक जबरदस्त उत्साह और समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला है। 50 से ज्यादा सीटें हमारी दिल्ली में आएंगी। जितने भी ये सर्वे वगैरह आते हैं उस पर ज्यादा विश्वास करता नहीं हो, इसलिए अगर रिएक्शन लेना है 10 तारीख के बाद लीजिएगा। और दिल्ली में मतदान के बाद सूबे के राजनीतिक हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम आला नेताओं ने शिरकत की। पार्टी ने एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को मिल रही बढ़त को नकारते हुए वास्तविक नतीजे आने तक इंतजार करने की बात कही है। पार्टी ने दावा किया है कि 10 फरवरी को परिणाम एग्जिट पोल से अलग होंगे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिल्ली के जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है और हमें लगता है 10 तारीख तक हमको इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी और सरकार बनाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2013 के मुकाबले दिल्ली की जनता ने रिकॉर्ड 67.14% मतदान किया। 2013 में वोटिंग 66% हुई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की गोकुलपुरी विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 73.46% मतदान हुआ, तो वहीं दिल्ली कैंट सीट पर सबसे कम 58.47% वोटिंग हुई। और जिन 3 विधानसभा सीटों पर सबकी नजर है, उनमें कृष्णा नगर सीट, यहां पर 71.97% यानी कि 72% वोटिंग हुई है। नई दिल्ली सीट पर 64% से ज्यादा यानी कि 64.28% और सदर बाजार सीट पर 71.71% मतदान हुआ है। This election has been unprecedented in terms of voter turnout. It has never been in the history of elections in Delhi. The poll percentage, which still will go a little bit further, but still it has crossed 67.08%. 10 फरवरी के नतीजों का सभी को इंतजार है, लेकिन फिलहाल आपको जो वोटिंग डे है उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। 70 विधानसभा सीटों पर कल मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। लोकतंत्र के इस पर्व में हर वर्ग के मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बुजुर्ग मतदाताओं के अलावा पहली बार वोटर बने युवाओं में मतदान को लेकर खासा जोश दिखाई दिया। राजधानी में खुशनुमा मौसम के बीच मतदाता भी उत्साह से लबरेज नजर आए। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होने से लेकर दिन चढ़ने के साथ पोलिंग बूथों पर वोटरों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। शाम तक वोटरों ने 673 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी। दिल्ली में इस बार 1.5 लाख नए मतदाता थे जो भारी संख्या में वोट डालने पहुंचे। I just felt very good after exercising my constitutional rights. Voting, I think everyone should vote, because either your vote counts or not, but you should vote. वोट देने में महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं रहीं। हर मतदान केंद्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करने पहुंची। कुछ महिलाओं ने तो वोटिंग के बाद उंगलियों पर लगी स्याही दिखाई तो उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। बड़े बुजुर्गों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई बुजुर्ग अपने परिजनों के साथ वोटिंग करने पहुंचे ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। इन वोटरों के लिए मतदान केंद्रों पर भी खास तैयारियां की गई थी।
कैसा लगा माँ वोट डाल के? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। विशेष रूप से सक्षम लोगों ने भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी शारीरिक और मानसिक दिक्कत को उन्होंने वोटिंग के आड़े नहीं आने दिया। जब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनका कोई, ये असुविधा है चुनाव आयोग की हमारे लिए। तो मेरा तो एक जुझारू और ईमानदार कैंडिडेट होना चाहिए जो अपने क्षेत्र को काम करे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए दिल्ली में चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां की थी। पुलिस के 64,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था, जबकि कुल 12,177 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। दिल्ली में पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा है। मतदान के बाद अब सबको 10 फरवरी को होने वाली मतगणना का इंतजार है। कृति मिश्रा और विपिन चौहान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। चलिए और वापस जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव पूरे होने के बाद सूबे में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज होती जा रही है। पीडीपी और बीजेपी के न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बातचीत के संकेत दिए हैं। तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई सरकार के गठन में हो रही देरी को लेकर पीडीपी बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर पीडीपी और बीजेपी ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। पीडीपी और बीजेपी जल्द ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सूबे में बेहतर सरकार के गठन को प्राथमिकता बताया है। हम देखेंगे हमारे पॉलिसी क्या है, किस पर हम जब चलेंगे तो दोनों इकट्ठे चलेंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और यहाँ लोगों को एक अच्छी हुकूमत, गुड गवर्नेंस। राज्य में नई सरकार के गठन पर हो रही देरी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यवाहक अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां जब राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर सकती हैं, तो मिलकर राज्य में सरकार क्यों नहीं बना रही हैं? समझ में सिर्फ ये बात नहीं आती कि अगर के पीडीपी और बीजेपी इस इलेक्शन में कामयाबी के लिए एक साथ आ सकते हैं, तो लोगों को वो हुकूमत क्यों नहीं दे सकते? ऐसा क्यों है कि हमें इस तरह गवर्नर रूल के तहत घसीटा जा रहा है? जम्मू कश्मीर विधानसभा की दलीय स्थिति की बात करें तो पीडीपी के 28, बीजेपी के 25, कांग्रेस के 12 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए शनिवार को हुए चुनावी नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद फिर से निर्वाचित घोषित किए गए हैं। कांग्रेस को इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने समर्थन दिया था। इसके अलावा 2 सीटों पर पीडीपी के और 1 सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया गया है। इस चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ था और मैदान में 7 उम्मीदवार थे। पीडीपी और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। Not my success, this is the success of the secularism of India and secularism of Jammu Kashmir, and it would have not possible had National Conference would have not supported us. नीति आयोग की संचालन परिषद की आज पहली बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में आयोग के 11 सदस्यों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और आमंत्रित सदस्य भी हिस्सा लेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री राज्यों से केंद्र की मदद से चल रही 12 योजनाओं के क्रियान्वयन और आम बजट, रेल और सड़क जैसे ढांचागत परियोजनाओं पर राय लेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके। इसके अलावा राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय के लिए प्रणाली बनाने के पर सुझाव भी लिए जाएंगे, जिससे साझा राष्ट्रीय विकास की रूपरेखा के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में राज्यों से स्वच्छता मिशन, मेक इन इंडिया अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्मार्ट सिटीज 2022 तक सबके लिए आवास, डिजिटल इंडिया, कौशल संपन्न भारत जैसी नई पहलों की सफलता के संबंध में भी सुझाव देने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयोग की बैठक में देश के अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की थी और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बजट और अन्य नीतियों पर उनसे सुझाव लिए जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में राजनयिकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भारत की साख बड़ी है और मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में राजनयिकों को अगवा की भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संतुलन कायम रखने की विदेश नीति अब पुरानी पड़ चुकी है, इसलिए राजनयिकों को नए अवसरों को पहचानते हुए भारत के पक्ष को प्रभावशाली तरीके से पेश करना चाहिए। 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 110 से ज्यादा राजनयिक मिशनों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में
विकास के लिए कूटनीति, इस विषय वस्तु इसको रखा गया है, जिसमें विदेश में भारत की छवि बनाने और विदेश नीति की बारीकियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। 4 सूत्र इन्हें दिए कि सबसे पहले तो ये स्वयं इन सभी योजनाओं को विस्तार से समझें, उसके बाद ये अपने अपने देश में किन क्षेत्रों में उन देशों की क्षमताएं हैं उनको चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें। फिर यहाँ से लौटने के बाद अपनी सरकारों से और अपने वहाँ के उद्योगपतियों से भारत में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करें। देश में स्वाइन फ्लू से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। गुजरात में अब तक कुल 71 लोग स्वाइन फ्लू की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। शनिवार को गुजरात में 5 लोगों की मौत हो गई। उधर राजस्थान, हरियाणा के बाद तेलंगाना में भी स्वाइन फ्लू से मौतों का सिलसिला जारी है। तेलंगाना में पिछले 3 दिनों के दौरान 2 और लोगों की जान चली गई। ये बीमारी राज्य में अब तक 41 लोगों की जान ले चुकी है। केंद्र सरकार ने स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा पीड़ित राजस्थान समेत कई राज्यों में विशेषज्ञों की टीम रवाना कर दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा है, साथ ही हर जरूरी मदद मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। स्वाइन फ्लू से देश भर में करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल लापरवाही है जी। देखो कोई सानू जो कुछ भी कहना मुंह ते लाने वास्ते सानू लग बाजारों लग देने पैंदे पे ने। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਟੋਟਲ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ फ्री ਕੀ फ्री ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आधो आधो बोल। आवाज और गायकी का एक अलग अंदाज। नजरुल कीती को पूर्ण रूप से समर्पित कलाकार। जिंदगी नुमाइश की चीज नहीं है। नजरुल इस्लाम इतना ट्रेजिक लाइफ देकर ऑल ओवर वर्ल्ड लोग नजरुल को जानते हैं, बट उनके लाइफ में क्या गुजरे, शायद मैं जो काम किया एक दिन रंग लाएगा। मिलिए शख्सियत में मशहूर और मारूफ कलाकार डॉक्टर चंद्रनाथ चैटर्जी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। साल दर साल देश ने देखा पहली बार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, 18 विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव, शानदार और निष्पक्ष कवरेज। सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। जर्मनी में चल रहे सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन संकट के समाधान को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। शनिवार को सम्मेलन में यूक्रेन संकट के समाधान के लिए अपनाए जा रहे तरीकों पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच मतभेद दिखा। सम्मेलन में रूस और यूक्रेन ने भी अपना पक्ष रखा है। म्यूनिक सुरक्षा कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन भी यूक्रेन मसले के हल को लेकर कोई सहमति नहीं बनती दिखी। जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने अमेरिका की ओर से यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद का विरोध किया है। वहीं अमेरिका ने बातचीत और राजनयिक कोशिशों के साथ सैन्य मदद जारी रखने की बात कही है। Right now, the U.S. policy is non-lethal aid, so we'll continue to provide the sort of equipment and supplies that we have been providing, and if the policy changes, then we would probably be required to assist with that. रूस ने खुद पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों की आलोचना की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए रूस के विकास को रोकने का आरोप भी लगाया। Но точно совершенно есть попытка сдержать наше развитие различными средствами. Есть попытка заморозить существующий, сложившийся за последние десятилетия после развала Советского Союза миропорядок.
वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के मुताबिक मिन्स्क समझौते में किसी भी तरह का फेरबदल संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सहयोगी देशों से राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग के बगैर यूक्रेन संकट खत्म नहीं होगा। That the Ukrainian question will remain unsolved as long as the heart of the people and politicians in Europe and in the whole world are closed for providing solid practical support to strengthen Ukrainians' independence politically, economically, but also militarily. म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आखिरी दिन बचा है, लेकिन इसमें किसी समझौते की उम्मीद कम ही है। इससे पहले मॉस्को में यूरोपीय देशों के प्रस्ताव पर भी रूस के साथ सहमति नहीं बनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यमन में हूती विद्रोहियों ने संसद भंग कर सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद वहां की आवाम को शांति बनाए रखने की अपील की है। यमन की राजधानी सना में एक टेलीविजन पर अपने संबोधन में हूती नेता अब्देल मलिक अल हूती ने यमन के लोगों को कहा है कि ये एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम था और उनका ये कदम यमन के राजनीतिक शून्य को भर देगा। साथ ही राजनीतिक दलों को चेताया कि वो रास्ते में बाधा खड़ी करने की कोशिश ना करें। कई महीनों से सत्ता संघर्ष हूती में चल रहा है। हूती विद्रोहियों ने सितंबर में सना पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते इस साल जनवरी में राष्ट्रपति आबेद रब्बू मंसूर हादी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि हूती विद्रोहियों के इस कदम का दुनिया में विरोध हो रहा है। تمكنت القاعدة في هذا البلد لجعلت من هذا البلد وبدفع دولي حتى من بعض الدول لتآمرت أيضا على الأشقاء في المملكة العربية السعودية। अपने पायलट की हत्या के बाद जॉर्डन की सेना ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर लगातार हमला कर रही है। जॉर्डन की सेना ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भेदने की कोशिश करेगा तो उसे केवल मौत मिलेगी। वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि हमलों में मुख्य रूप से सीरिया के जिहादी समूह को निशाना बनाते हुए उनके गोला बारूद डिपो, प्रशिक्षण कैंप और संचार टावरों को ध्वस्त किया जा रहा है। आईएस ने जॉर्डन के पायलट मुआत कसाबेह को जलाने का वीडियो जारी किया था। इसके बाद से जॉर्डन इस आतंकी संगठन के खिलाफ लगातार कठोर रुख दिखा रहा है और उसने आईएस से जुड़े 2 आतंकियों को फांसी पर भी लटका दिया था। इधर इराक की राजधानी बगदाद में सिलसिलेवार बम विस्फोटों में 36 से ज्यादा लोग मारे गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एक आत्मघाती हमलावर ने भीड़भाड़ वाली दुकानों को निशाना बनाया, जिसमें 22 लोग मारे गए और 45 लोग घायल हुए हैं। दूसरा हमला कुछ ही देर बाद मध्य बगदाद के शोरजा बाजार में हुआ। पुलिस ने बताया कि इसमें 11 लोग मारे गए और 26 अन्य घायल हुए। और इधर बांग्लादेश में पेट्रोल बमों से एक बस और एक ट्रक को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 बच्चों सहित 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के मुताबिक घटना के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेदार हैं। हालांकि बीएनपी ने आरोपों से इनकार किया है और हिंसा की निंदा की है। पिछले महीने शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 70 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और अब 35वें राष्ट्रीय खेलों की बात तो 7वें दिन निशानेबाजी में विजय कुमार छाए रहे। उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर में टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। विजय कुमार ने अब तक 5 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। पदक तालिका की बात करें तो 42 गोल्ड मेडल समेत 67 मेडल जीतकर सेना पहले नंबर पर है। 26 स्वर्ण पदक के साथ कुल 87 पदक जीतकर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। वहीं 26 गोल्ड मेडल समेत 67 पदक जीतकर हरियाणा तीसरे नंबर पर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 3 दिन से चल रहे धौली कलिंग महोत्सव में कलाकारों ने कला से दर्शकों का मन मोह लिया। महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य ने समा बांध दिया। देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की आज जयंती है। जाकिर हुसैन साहब का जन्म 8 फरवरी 1848 में हैदराबाद में हुआ। जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की।
उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में योगदान दिया और इसके उपकुलपति बने। इनके नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया का राष्ट्रवादी कार्यों तथा स्वाधीनता संग्राम की ओर झुकाव रहा। वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी बने और उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी गठित किया गया। इसके अलावा वे भारतीय प्रेस आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। 1962 में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1963 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1969 में राष्ट्रपति रहते उनका निधन हो गया और वो कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। आज मशहूर गजल गायक और संगीतकार जगजीत सिंह की भी जयंती है। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह को संगीत प्रेमियों के बीच गजल को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। 10 अक्टूबर साल 2011 को उनका निधन हो गया और उसके बाद से जैसे गजल की दुनिया गुमसुम सी हो गई। आइए याद करते हैं इस आदत कलाकार को उन्हीं की गाई कुछ बेहतरीन गजलों के जरिए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी दो तुम घना आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। बिहार में राजनीतिक संकट बरकरार, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का इस्तीफे से इनकार, नीतीश कुमार का 130 विधायकों के समर्थन का दावा। दिल्ली में एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत का अनुमान, बीजेपी दूसरे नंबर पर, राजधानी में रिकॉर्ड 67% से ज्यादा मतदान। नीति आयोग की संचालन परिषद की पहली बैठक आज, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से केंद्र और राज्य के बीच तालमेल पर बात। म्यूनिख सम्मेलन में यूक्रेन संकट के समाधान की कोशिश को झटका, यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर मतभेद, रूस ने किया आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध। और राष्ट्रीय खेलों के 7वें दिन विजय कुमार का 2 सोने के तमगों पर निशाना, 42 स्वर्ण पदक के साथ सेना पहले पायदान पर।